टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए, नील बोहर जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिवली जो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम है और उसका जो स्पेक्ट्रम है उसके बेसिस पे जनरल फीचर्स को एक्सप्लेन किया था। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की, तो इसके पहले हम जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो प्लम-प्लूडिंग मॉडल हमने पढ़ा, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। लेकिन जितने भी एटॉमिक मॉडल थे, ये सारे के सारे जो एटॉमिक मॉडल हैं, ये दोनों इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट था। जैसे फर्स्ट मॉडल को रदरफोर्ड ने फेल करा, फिर सेकंड मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको नहीं मिल रहे थे, उसको फिर आकर बोहर्स मॉडल लेके आए। लेकिन बोहर्स मॉडल के बनने के पहले और रदरफोर्ड के मॉडल के बाद बहुत सारी डिस्कवरीज़ हुई। जैसे सबसे मेन डिस्कवरी थी जिनने बोहर्स मॉडल को बनने में हेल्प करी, वो डिस्कवरी थी वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसमें दोनों तरह के नेचर होते हैं, उनमें वेव नेचर भी होता है और उनमें पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, जिसको नील बोहर ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। और उसके जो भी जनरल फीचर्स थे हाइड्रोजन एटम और उसके स्पेक्ट्रम के, उसको भी नील बोहर ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने प्लांक के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के लिए। जैसे प्लांक का जो कॉन्सेप्ट आया था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो थी वो आई थी, उसका यूज़ किया। स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा है लास्ट में, उसको हमने यूज़ किया क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से। ठीक है, क्लियर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रा, प्लांक क्वांटम थ्योरी, मैग्नेटिक बिहेवियर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इन सब कॉन्सेप्ट की हेल्प से बोहर ने हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसके मेन पोस्टुलेट्स कुछ इस तरह से थे। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम का, वो न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करता रहता है सर्कुलर पाथ के अंदर, और उस इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड रेडियस होती है और फिक्स्ड एनर्जी होती है। इन सर्कुलर पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स इसके अंदर होती है। इन ऑर्बिट्स को हम न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज करते हैं, जो न्यूक्लियस के आसपास अरेंज रहते हैं। जो एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर, वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ में। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट के अंदर ट्रैवल करता है। जब एक रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, या एनर्जी इमिट होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेशनरी स्टेट से लोअर स्टेशनरी स्टेट में आता है। क्लियर। ठीक है, और जो एनर्जी चेंज होता है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता। क्लियर। ठीक है, इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम का फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। जो भी आपका लीनियर मोमेंटम होता है वो मास और लीनियर वेलोसिटी का क्या होता है, मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का मोमेंटम होता है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसका मास m हो और वो सर्कुलर पाथ में r रेडियस से न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा हो, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो I इंटू ओमेगा होगा, जहाँ पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू MER² और ओमेगा होता है V/r, जहाँ पर V लीनियर वेलोसिटी होती है। और इसीलिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा mr² इंटू V/r, जिसका फॉर्मूला होगा MBR। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होती है एब्जॉर्ब हो रही हो या इमिट हो रही हो,
ठीक है। जब ट्रांजिशन होता है टू स्टेशनरी स्टेट में तो वो एनर्जी से डिफ़र होती है, जिसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन में H, जहाँ पर डेल ई हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन में H, ठीक है। जहाँ पर E1 और E2 एनर्जीज़ हैं लोअर और हायर अलाउड एनर्जी स्टेट्स की। इस रूल को बोहर फ्रिक्वेंसी रूल के हिसाब से जाना जाता है। अगर बात करें किसी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है और उसको कुछ इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाएगा। mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, जहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 डैश डैश हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें me क्या है, तो me है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी और r है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन से ही हमको मालूम पड़ता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। और इससे ये रिज़ल्ट निकलता है कि एंगुलर मोमेंटम कैसा हो जाएगा, क्वांटाइज्ड हो जाएगा। रेडिएशन इमिट हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है, वो केवल तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होगा और जब उसकी जो क्वांटाइज वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस होगी, तभी यहाँ पर जो रेडिएशन इमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। हाँ, बोहर्स के मॉडल में मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी, जो हमने पढ़ी, वह अप्लाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पर केवल कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स ही अलाउ किए गए थे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्टेशनरी स्टेट में जो डेरिवेशन हम पढ़ते हैं एनर्जीज़ का, जो बोहर के थ्रू यूज़ हुआ, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है और उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कुछ कॉन्सेप्ट से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, उसको हम कुछ कॉन्सेप्ट से पढ़ सकते हैं कि जो स्टेशनरी स्टेट्स होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम 1 2 3 डैश 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जो भी n की वैल्यू रहेगी, जो रेडियाई होगी स्टेशनरी स्टेट की, उसको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको हम कहेंगे Rn इज इक्वल्स टू में n² a0, जहाँ पे a0 की वैल्यू फिक्स्ड है। जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट होती है, ठीक है, या बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की जो रेडियस होती है उसको बोहर ऑर्बिट बोला जाता है और उसकी वैल्यू, उसकी जो भी रेडियस रहेगी वो a0 के बराबर होगी। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, इसलिए हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट में होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो n रहेगा वो डिपेंड करेगा r की वैल्यू पर। अगर n इंक्रीज़ होगा तो r भी इंक्रीज़ होगा। क्लियर। दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो न्यूक्लियस से दूर पाया जाएगा। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो वो होती है स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी, जिसको इस एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एक्सप्रेशन होगा En इज इक्वल्स टू में -RH 1 अपॉन में n², जहाँ n की वैल्यू है 1, 2, 3, जहाँ RH को हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो 2.18 × 10⁻⁻18 जूल होती है।
जो सबसे लोवेस्ट स्टेट की एनर्जी होती है उसको भी ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू E1 इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 1/(1²) होगी। अगर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए एनर्जी ऑफ एनर्जी स्टेट की बात करें तो E2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 1/(2²), जिसकी वैल्यू होगी माइनस 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। क्लियर? तो ये पॉइंट फिक्स रहेंगे और इसकी जो भी एनर्जी जो भी रहेगी वो जब लोवर्ड होगी, ये वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट की है और इसकी जो भी एनर्जी डिपिक्ट होगी डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट में या एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन एटम में, इसको हमने एक एनर्जी लेवल डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। देखिए, और हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, तो जो भी एनर्जी की वैल्यू रहेगी उसको हम ज़ीरो मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इस सिचुएशन में रहेगा कि उसको हम स्टेशनरी स्टेट से एसोसिएट मानेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, मतलब n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और उसको हम किस तरह से कंसिडर करेंगे, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से और जब वो n ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, जो एनर्जी इमिट होगी, क्लियर, या फिर एनर्जी लो होगी, ये रीज़न होगा प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन का इक्वेशन के अंदर। उसकी जो भी स्टेबिलिटी है रेफरेंस स्टेट के थ्रू वो n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ का इतना कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बोहर्स थ्योरी जो अप्लाई होती है वो उन आयंस के थ्रू भी होती है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन एटम में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम प्लस हुआ, लिथियम 2+ हुआ, बेरिलियम 3+ हुआ, इसके आगे के जो भी हुए, तो जो भी एनर्जीज होती हैं स्टेशनरी स्टेट की वो एसोसिएट होंगी इन आयंस के थ्रू, जिसको हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ भी कहते हैं। और उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, En इज इक्वल्स में माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 Z²/n² जूल। रेडियाई के जो एक्सप्रेशन हैं वो हो जाएंगे Rn इज इक्वल्स में 52.9 n² Z पिकोमीटर। Z होता है एटॉमिक नंबर, वी नो दैट वेरी वेल। ठीक है, क्लियर। और इसकी जो वैल्यू रहेगी हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए रहेगी। अब इन इक्वेशन से हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि जो भी एनर्जी की वैल्यू रहेगी वो और ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी जैसे जैसे रेडियस स्मॉल होती जा रही है। मतलब Z अगर बढ़ रहा है, रेडियस छोटी हो रही है, तो एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। क्लियर। और इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस के साथ में। ठीक है। इसके अलावा